आज की क्लास में हम छठा गुणधर्म है चुंबकीय गुणधर्म, इसे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 8 में 2 क्लासेज पढ़ ली हैं और दोनों क्लासेज के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। वहां से आप हमारी पिछली दोनों क्लासेज जरूर देख लीजिएगा। आज हमारी ये क्लास नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय गुणधर्म। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस चुंबकीय गुणधर्म की, तो ये धातुओं में किस कारण दिखाई देता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों, जहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां इनमें चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित होगा। अब हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों की, तो इनके अंदर दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दो प्रकार की गति होती है दोस्तों, और दोनों गतियों को हम कहेंगे, एक होती है कक्षीय गति और दूसरी होती है अक्षीय या चक्रण गति। देखिए, कक्षीय गति क्या होती है? इसमें क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। और अक्षीय गति क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इन्हें आप इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि ये हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर ये है कक्षाएं। अब इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस प्रकार से घूमेगा। तो ये तो हुआ दोस्तों कक्षीय गति कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चारों ओर घूमता हुआ वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा। और एक दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपनी जगह पर भी घूमेगा, इसी प्रकार से अपने स्थान पर भी दोस्तों घूर्णन करता रहेगा, इसे हम कहेंगे अक्षीय गति। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दो गति करता है और इन दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। दोस्तों, इन धातुओं का जो चुंबकीय गुण होता है, इस चुंबकीय गुण को मापने के लिए हम चुंबकीय आघूर्ण को उपयोग में लेते हैं, और इस चुंबकीय आघूर्ण का मान कक्षीय गति और दूसरी थी दोस्तों चक्रण गति या अक्षीय गति, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यानी हम कहें कुल चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होगा? एक कक्षीय गति थी और दूसरी अक्षीय या चक्रण गति थी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। दोस्तों, दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा था और दोनों के घूर्णनों से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण धातु का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, और जितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा दोस्तों उस तत्व में उतना ही ज्यादा चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित होगा। देखिए, संक्रमण तत्वों में जो म्यू कक्षीय होता है दोस्तों, इसका मान बहुत ही नगण्य होता है, लगभग शून्य होता है। इसका मतलब हम कक्षीय गति को तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग 0 होता है। तो बचा दोस्तों कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो चक्रण गति के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा। दोस्तों, म्यू जो टर्म है ये चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रही है। अब आगे देखिए, इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और ये हमने पिछले चैप्टर यानी यूनिट नंबर 9 में पढ़ लिया था दोस्तों। यूनिट नंबर 9 में इस फॉर्मूले को हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। यानी कि यहाँ n क्या होता है? n होगा दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उस तत्व में उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने चुंबकीय आघूर्ण को समझ लिया, ये किस प्रकार उत्पन्न होगा और इसका मान किस प्रकार से निकाला जाएगा। अब देखिए, इस चुंबकीय प्रकृति के आधार पर हम तत्वों को या पदार्थों को दोस्तों 3 प्रकार से बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं या 3 प्रकार इसके बताते हैं। जिसमें पहला प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी कि दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम बता रहे हैं कि पहला नंबर का पदार्थ है दोस्तों प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय क्या होगा इसे आप समझिए। देखिए, जो भी तत्व या धातु है दोस्तों हमारे पास, उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, सारे इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, वो युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हमें जोड़े के रूप में मिलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दोस्तों युग्मित होंगे, जोड़े के रूप में होंगे।
अब जोड़ों के रूप में होंगे दोस्तों, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर दक्षिणावर्त घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दोस्तों वामावर्त घूमेगा। यानी कि एक की गति अगर इस प्रकार से होगी दोस्तों, तो दूसरे की गति इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतियां एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी गति एक दूसरे के विपरीत हो रही है, इसलिए एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देंगे। तो जो टोटल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकल के आएगा दोस्तों, वो शून्य निकल कर आएगा। यानी प्रति चुंबकीय का मतलब दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी और सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य निकल कर आएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या इन पदार्थों की बात करें दोस्तों, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र इन पर लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि जिस दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे दोस्तों, मान लो इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोस्तों ये जो चुंबकीय पदार्थ होंगे प्रति चुंबकीय वाले, ये इसके विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होंगे, चुंबकित हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इनके चुंबकन की दिशा दोस्तों इसके विपरीत होगी। विपरीत का मतलब दोस्तों, ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे, ये आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए प्रतिकर्षित होने के कारण ही इनको हमने क्या नाम दिया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे आता है हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ हम उन पदार्थों को कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसलिए अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनमें दो प्रकार की गति होगी, लेकिन कक्षीय गति को हमने लगभग शून्य माना था। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग बहुत कम होता है, इसलिए उसे हमने नगण्य कर दिया था। तो बची दूसरी गति जिसे हम अक्षीय या चक्रण गति कहते हैं, इसी के कारण हमारे पास परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। देखिए ये क्या होंगे दोस्तों, इन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं। दोस्तों वे पदार्थ प्रतिकर्षित हो रहे थे, इसलिए उन्हें हमने प्रतिचुंबकीय नाम दिया था, और ये पदार्थ दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं, इसलिए इन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ नाम देते हैं। अब जो तीसरा आता है दोस्तों, वो है लोह चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों इन पदार्थों में क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे चुंबक के रूप में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम डोमेन नाम देते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहेंगे दोस्तों, डोमेन कहे। तो इनको छोटे छोटे चुंबक में बांटा जाता है, पूरा पदार्थ छोटे छोटे चुंबकों में बटा हुआ होता है, जिन्हें हम डोमेन नाम देते हैं। तो दोस्तों पूरे पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो छोटे छोटे चुंबक के समान कार्य करते हैं। अब क्या होगा, जब हम इन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो सारे के सारे जो छोटे छोटे चुंबक थे दोस्तों, वो एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया हुआ है तो इसमें ये कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें चुंबकीय आघूर्ण लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र इस पर अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही सारे के सारे छोटे छोटे चुंबक एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण करते हैं। अब सारे एक ही दिशा में हो जाएंगे तो दोस्तों ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि सारे के सारे चुंबक एक ही दिशा में एक प्रबल चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम हटा लेंगे उसके बाद में भी दोस्तों ये चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, उसके बाद इनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों छठा गुणधर्म हमने पढ़ लिया। सातवां गुणधर्म जो आता है वो है अंतराकोशीय यौगिकों का निर्माण।
दोस्तों अंतराकोशी या इसे अंतराकाशी यौगिकों का भी नाम से जानते हैं। देखिए ये जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व है दोस्तों, इनके मध्य में छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार मान लीजिए कि ये हमने देखिए डायग्राम देखिए ध्यान से, ये बड़े बड़े हमारे पास धातु के परमाणु हैं और इनके बीच में दोस्तों ये छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़े बड़े हमारे पास में क्या है, परमाणु हैं और इनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। या फिर आप इस प्रकार समझिए कि अगर हम इस प्रकार से इनको जमाए परमाणुओं को, तो दोस्तों इनके बीच में फिर भी रिक्त स्थान बचेगा। ये हमारे पास में अंतराकाश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन रिक्त स्थानों में छोटे जो परमाणु होते हैं छोटी साइज के, जैसे हाइड्रोजन रहा, कार्बन रहा, नाइट्रोजन रहा, ये छोटे छोटे परमाणु दोस्तों इन छोटे रिक्त स्थानों में व्यवस्थित हो जाते हैं, आकर के जमा हो जाते हैं, जिससे इनकी संरचना में क्या होती है दोस्तों, कठोरता और मजबूतता बढ़ जाती है। यानी कठोर ज्यादा हो जाते हैं और मजबूत भी और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनका रिक्त स्थान भर जाता है, वहां परमाणु आ जाते हैं, जिसके कारण ये अधिक कठोरता प्रदर्शित करते हैं। और ये जो रिक्त स्थान थे दोस्तों, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। और इन यौगिकों को हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में अंतराकाश पाए जा रहे थे, रिक्त स्थान पाए जा रहे थे। ये दोस्तों 7वां गुणधर्म था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां गुणधर्म, वो है मिश्र धातुओं का निर्माण। दोस्तों ये इसका आखिरी गुणधर्म है, मिश्र धातुओं का निर्माण। देखिए दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में अगर हम मिला देते हैं, और इससे मिलाने पर क्या होगा दोस्तों, एक नया मिश्रण तैयार होगा, जिसे हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। दोस्तों मिश्र धातु में दो या दो से ज्यादा धातुएं हो सकती है, लेकिन इनका अनुपात निश्चित रखा जाता है। अगर अनुपात आप चेंज कर दोगे तो उसके गुणधर्म भी चेंज हो जाएंगे। मिश्र धातु दोस्तों मूल धातुओं की तुलना में, यानी कि जो धातु उसमें हम मिला रहे हैं, उनकी तुलना में अधिक प्रबल गुणधर्म दर्शाती है। इसीलिए हम मिश्र धातु का निर्माण करते हैं कि जिन धातुओं में वो गुण नहीं पाया जाता, उनको आपस में मिलाने पर दोस्तों नया गुण बन जाता है। ठीक है, और ये जो धातुएं होती है दोस्तों, ये अधिक उपयोगी होती है उनकी तुलना में जो धातु हम मिला रहे हैं। ठीक है, और उच्च कठोरता प्रदर्शित करती है, उच्च गलनांक भी इनका होता है। अब देखिए मिश्र धातुओं को मिलाने के लिए दोस्तों एक आवश्यक कंडीशन क्या होती है, कि मिश्रण में मिलाई जाने वाली सारी की सारी धातुओं का आकार लगभग समान होना चाहिए। लगभग समान होती है, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके एक प्रबल बंध द्वारा जुड़ जाती है। देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं मिश्र धातुओं के। तो देखिए दोस्तों पीतल है, ये कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों धातुओं की मिश्र धातु है। दोस्तों इन्हें याद रखिएगा आप, पीतल कॉपर प्लस जिंक दोनों की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर की बात करें दोस्तों, कॉपर प्लस जिंक के साथ में इसमें निकल भी मिलाया जाता है। दोस्तों पीतल से स्टार्ट किया, कॉपर प्लस जिंक, जर्मन सिल्वर की बात आएगी तो पीतल के अंदर निकल की मात्रा और मिला दी, जिससे जर्मन सिल्वर का निर्माण होगा। दोस्तों बात करें गन मेटल की, तो इसमें दोस्तों कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, इन तीनों की मात्रा मिलाई जाती है, और कुछ कुछ मात्रा में दोस्तों पीबी यानी लेड और एफई यानी आयरन भी मिलाया जाता है। लेकिन बहुलता में दोस्तों कॉपर, टिन और जिंक ही मिलाया जाता है। आप इन तीनों को ही बताओगे एग्जाम में आता है तो। नाइक्रोम का तार दोस्तों आपने सुना होगा, बिल्कुल नाइक्रोम नाम से ही दोस्तों, नाइ तो निकल, क्रोम क्रोमियम, और इसमें कुछ मात्रा में आयरन होता है। और सोल्डर या इसे दोस्तों रंगा के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें पीबी यानी लेड प्लस टिन, इन दोनों को मिलाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन मिश्र धातुओं को पढ़े, और इनका आकार देखिए दोस्तों, जैसे पीबी और एसएन है, इनका आकार लगभग समान होता है। कॉपर है और जिंक का आकार लगभग समान होता है, क्योंकि एक ही श्रेणी में एक ही स्थान के आसपास आती है दोस्तों। तो लगभग आसपास वाली धातुओं को ही मिलाया जाता है, क्योंकि इनका आकार एक दूसरे के समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। डी ब्लॉक तत्व को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम एफ ब्लॉक को किस प्रकार याद करेंगे, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, उसका एक तरीका जानेंगे। तो अगली क्लास को देखना न भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।